और ये This call is now being recorded. This call is now taking notes. सेकंड सत्र में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में सुधा पाठक जी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन की प्रमोटर हैं और आज की फैकल्टी है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपस्थित हैं, तो समवाय फाउंडेशन की उपाध्यक्ष, उनका स्वागत है। हमारे बीच में नीतू जैन जी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन की प्रमोटर हैं और हमारी फैकल्टी भी है, सीनियर फैकल्टी है। तो आप सभी का स्वागत है। और हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे आयुर्वेद पर, अब हम लोग चर्चा करेंगे चाइनीज पर, ट्रिसियम ट्रिटाइस 7 पर हम लोग बात करेंगे और इसमें हम लोग चैप्टर 5 पर चर्चा करेंगे की से संबंधित रोगों के प्रकार। तो पुनः सुधा पाठक जी का स्वागत है और मैं उनको हैंडओवर कर रहा हूँ, क्लास मैं शेयर कर देता हूँ। क्लास की शुरुआत करने से पूर्व अरविंद सर को मेरा प्रणाम और अपने उपस्थित सभी साथियों का अभिनंदन। साथियों, आज अपनी क्लास में जो चर्चा का विषय है वह है की से संबंधित रोगों के प्रकार। तो इस चैप्टर पर चर्चा करने से पहले मैं चाहूंगी की से रिलेटेड दो चार कुछ बातें हम चर्चा करें। तो की के बारे में हम सभी जानते हैं कि ऊर्जा, प्राण और इस सारी सृष्टि प्रकृति के सिद्धांत के अनुसार ही चलती है। हम मानव भी प्रकृति का ही एक भाग हैं, अतः हमारा मानव जीवन भी इन्हीं प्रकृति के नियम के अनुसार चलता है। ये सारी प्रक्रिया ऑटोमेटिक होती है और इस नियम को अर्थात प्रकृति तथा उसके कार्य करने के नियम को हम ताओ कहते हैं। मानव शरीर में ऊर्जा निरंतर निर्बाध रूप से सतत प्रवाहित होते रहती है, लेकिन जब यह ऊर्जा कहीं भी अधिक या कम हो जाती है या रुक जाती है तो यही मानव में बीमारी का कारण होता है। सारी सृष्टि तथा मानव को चलाने वाली ऊर्जा को हम अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे ची, प्राण, वाइटल फोर्स, बायो एनर्जी। मतलब हमारे शरीर में होने वाले सभी वॉलेंट्री और अनवॉलेंट्री, सभी ऐच्छिक अनैच्छिक जितने भी तरह के कार्य होते हैं उनको पूरा करने की वजह की ही होती है। की वजह से ही हम उनको पूरा कर पाते हैं, जैसे ब्लड सर्कुलेशन से लेकर रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन। इसके अलावा भी जैसे हमारे बॉडी का टेम्परेचर को कंट्रोल करना हो, बैलेंस करना हो, ये सभी काम की वजह से ही होता है। तथा हमारे ब्रेन और नर्वस सिस्टम की क्रियाओं का भी कंट्रोल इस की वजह से ही होता है, यह की ही सही ढंग से कर पाता है। हमारे शरीर को बाहरी प्रभाव से बचाने का कार्य भी इसी की के कारण होता है। मौसम में होने वाले चेंजेस की वजह से जो हमारे शरीर में परिवर्तन होता है, शरीर में इफेक्ट होता है, उस पर भी उस समय भी हमारे शरीर को बचाने का काम, प्रोटेक्शन देने का काम ये की या ऊर्जा के माध्यम से ही होता है। यह की हमें नेचर से यह की हमें दो तरह से प्राप्त होता है। पहला तो ईश्वर प्रदत्त और दूसरा है जीवन काल में अर्जित ऊर्जा। ईश्वर प्रदत्त ऊर्जा यानी ईश्वर प्रदत्त ऊर्जा को हम ना तो बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं, सिर्फ उसको हम बैलेंस कर सकते हैं। और मानव द्वारा अर्जित ऊर्जा जो दूसरी तरह की ऊर्जा है, उसको हम अपने खान पान तथा लाइफस्टाइल को बैलेंस करके, कंट्रोल करके उसको हम बैलेंस कर सकते हैं। फिर इसी की को जिस की बात हम कर रहे थे, जो कि हमें एटमॉस्फेयर से मिलता है, इस की को हम रिसीवर पॉइंट यानी हॉररी पॉइंट के द्वारा प्राप्त करते हैं। इनके अकॉर्डिंग हॉररी पॉइंट के कारण प्राप्त करते हैं और उनके ऑर्गन क्लॉक के अनुसार प्राप्त करते हैं। ऑर्गन क्लॉक के अनुसार जिस ऑर्गन का जैसा टाइम होता है उसके अकॉर्डिंग हम इस की को एटमॉस्फेयर से प्राप्त करते हैं। मानव शरीर में यह ऊर्जा की सतत तथा निरंतर निश्चित मार्गों से होती हुई प्रवाहित होते रहती है, जिससे हम अपनी इस थेरेपी में मेरिडियन कहते हैं। हमारे शरीर के विभिन्न ऑर्गन से जुड़ा ऊर्जा प्रवाह पथ, इस ऑर्गन की मेरिडियन, यह उन ऑर्गन जिस ऑर्गन से रिलेटेड मेरिडियन होता है, उसी ऑर्गन से रिलेटेड मेरिडियन को हम उस ऑर्गन के नाम से जानते हैं। जैसे अगर लंग्स से जुड़ा मेरिडियन है तो उसको हम लंग्स मेरिडियन कहेंगे। इन्हीं मेरिडियन में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी होते हैं। मेरिडियन तो हो गया जिसमें ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, लेकिन वो ऊर्जा का यूज हम कैसे करते हैं, तो इन मेरिडियन में बहुत सारे एक्यूपॉइंट्स होते हैं, जिस पर कि हम ट्रीटमेंट देकर की को बैलेंस कर सकते हैं, और ये सारे ही एक्यूपॉइंट्स कहलाते हैं। इन सभी ऊर्जा प्रवाह पथ में की प्रवाह में अपने डायरेक्शन, ये जितने भी ऊर्जा प्रवाह पथ है इसमें अपने डायरेक्शन में ऊर्जा प्रवाहित होते रहते हैं।
एक्यूमुलेट होते रहते हैं, और ये सारे जिस भी मेरिडियन से चलते हैं उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक एंडिंग पॉइंट होता है। इसके अलावा इसमें और भी पॉइंट्स होते हैं, जैसे मैंने एक्यू पॉइंट के बारे में बताया, टेस्टिंग पॉइंट होता है, ऑर्गन सोर्स पॉइंट होता है, एक्यूमुलेटिंग पॉइंट होता है, जिसको इस हम अपनी थेरेपी में इन सभी नामों से जानते हैं। इनमें से कभी भी ऊर्जा का प्रवाह रुकता नहीं है, ये हम सभी जानते हैं, कभी रुकता नहीं है, बल्कि पोलैरिटी चेंज करके एक से दूसरे ऑर्गन में, एक ऑर्गन से या यिन से यांग एनर्जी में, ये अपने पोलैरिटी चेंज करते हुए या बिना पोलैरिटी चेंज किए हुए भी सेम पोलैरिटी में भी ये ट्रेवल करते हैं। यह कि मानव शरीर में कभी ऊपर तो कभी नीचे, और कभी नीचे से ऊपर या पेरिफेरी टू सेंटर, किनारे से सेंटर में, सेंटर से पेरिफेरी की तरफ प्रवाहित होते रहता है। इसके प्रवाह में कभी कोई दिक्कत नहीं आती एक नॉर्मल ह्यूमन के अंदर। इस ऊर्जा के अनेक प्रकार होते हैं, जैसे ओरिजिनल की, फूड की, गैदरिंग की, ट्रू की, न्यूट्रिटिव की, डिफेंसिव की, एक्सेट्रा। इसके अलावा भी इस की को अनेक बेसिक नामों से हम जानते हैं। और इस की का एक पर्टिकुलर उसके कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे ट्रांसफॉर्मिंग, ट्रांसपोर्टिंग, होल्डिंग, राइजिंग, प्रोटेक्टिंग, वार्मिंग, कूलिंग, एक्सेट्रा। ये सारे इसके काम हैं। अभी तक साथियों, मैंने अभी तक पिछले कुछ मिनट में आपको सिर्फ की के यूजेस के बारे में, इंपॉर्टेंस के बारे में बताया, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर की में हार्मोनीज की वजह से अगर ह्यूमन के अंदर उसके मतलब कोई बीमारी नहीं होती है, ह्यूमन में सब एनर्जी बैलेंस रहता है, तो इसी की डिसहार्मोनी की वजह से ही, ह्यूमन के अंदर, मानव के अंदर बीमारी का भी प्रादुर्भाव होता है, और इसी के लिए हम अपने इस थेरेपी में ट्रीटमेंट भी देते हैं। तो चलिए इन सभी बातों को समाप्त करते हुए मैं अपने चैप्टर की तरफ चलती हूँ, हमारे ट्रेटाइज 7 चैप्टर 5 की से संबंधित रोग। जब ये इतना इंपॉर्टेंट की, जब इसमें डिसहार्मोनी आती है, इसमें कोई विसंगति आती है, तो उसके कारण जो भी बीमारियां उत्पन्न होती है उसके बारे में हम अपने बुक से देखते हैं। तो की मुख्यतः 5 प्रकार की विसंगति या डिसहार्मोनी की में 5 प्रकार की डिसहार्मोनी की वजह से शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं। इसमें पहला है डिफिशियंसी ऑफ की कमी होना, सिंकिंग ऑफ की, कोलैप्स ऑफ की, स्टेग्नेशन एंड कंट्रावेक्शन ऑफ की, जिसमें कि कंट्रावेक्शन ऑफ की 2 तरह के होते हैं, रेज्ड की और एक्सेसिव की, या तो बढ़ जाएगा या बहुत ज्यादा हो जाएगा ऐसे कंडीशन में। तो ऐसे में हम एक चार्ट के, हमारे बुक में जो चार्ट दिया हुआ, इसमें हम देखते हैं कि एक बैलेंसिंग पॉइंट है, इसमें बैलेंस ऑफ की उस लाइन के पास तक है। डिफिशियंसी की में की नीचे घट गया है, सिंकिंग की में डिफिशियंसी से ज्यादा नीचे आ गया है, कोलैप्स में बहुत ही बिल्कुल ही नीचे आ गया है, स्टेग्नेशन में आ गया है कि वह रुक गया है, ऊपर नीचे कहीं नहीं जाकर एक जगह रुक गया है। फिर है कॉन्ट्रावेक्शन में 2 एरो है, इसमें ये दिखा रहा है कि कभी ऊपर नीचे, जो एक उसका अपना जो निश्चित प्रवाह पथ है उसमें नहीं जाकर ऊपर नीचे होते रहता है। फिर है रेज्ड की, जो कॉन्ट्रावेक्शन में हमने देखा था, उसमें रेज्ड की मतलब की अगर बढ़ गया, अपने लाइन से एक्सेस हो गया, या एक्सेसिव की बढ़ गया, तब वो भी बीमारी के कारण है, और एक्सेसिव हो गया तो वो तो बीमारी का कारण होता ही है। इसके बाद हम एक एक करके देखते हैं। डिफेंसिव की, ऊर्जा की कमी। अधिकांश रोगी की कमी से ही ग्रसित होते हैं। जनरली की कमी होती है, सही ढंग से अपने आप को बैलेंस नहीं करना, खान पान नहीं होना, लाइफस्टाइल सही नहीं होने की वजह से डिफेंसिव की में डिफिशियंसी हो जाती है। और इससे जब की डिफिशियंसी हो जाती है तो किसी भी मरीज में क्या क्या सिम्टम नजर आते हैं, वो है ब्रेथलेसनेस, वीक वॉइस, टायर्डनेस, स्पॉन्टेनियस स्वेटिंग, नो एपेटाइट, लूज स्टूल, वीकनेस इन लिम, हाथ पैरों की कमजोरी का लगना। ये सारे जो पॉइंट बताए, ये सारी डिफिशियंसी ऑफ की के कारण मरीज में नजर आते हैं। अगर लक्षण नजर आते हैं तो हम थेरेपिस्ट को ये चाहिए कि इंटरनल ऑर्गन की डिफिशियंसी के बारे में हम उस पर हम विचार करें, और उसके संबंध में उन्हें हम सही ढंग से उनको ट्रीटमेंट दें, जिसमें कि हमारे पास सबसे पहला आता है, सभी डिफिशियंसी ऑफ की को हर एक ऑर्गन से जोड़कर हम देखते हैं। लीवर की, जिसमें कि पहला है लीवर की नेवर डिफिशियंट, लीवर की कभी डिफिशियंट नहीं होती है, एक्सेस हो सकती है, कम हो सकती है, लेकिन ये एक्सेस हो सकती है लेकिन डिफिशियंट नहीं होती है। डिफिशियंसी ऑफ की में अराइज इन लंग्स, डिफिशियंसी कहाँ होती है? लंग्स में, स्प्लीन में, हार्ट में, किडनी में या पेरिकार्डियम में होती है। हम सभी जानते हैं लंग्स की को गवर्न करता है, अतः की कमी होने पर जब लंग्स की को गवर्न नहीं करेगा और बॉडी में की कमी हमें हो जाएगी, डिफिशियंसी हो जाएगी, तो ऐसे में सबसे पहले
हम लोगों को सबसे लंग्स की पर ध्यान जाना चाहिए और उसका उपचार करना चाहिए। और लंग्स की डिफिशियंसी के समय में सिम्टम्स फिर ऊपर वाले ही सिम्टम्स जो हमने चर्चा किए थे, ब्रेथलेसनेस और वीक वॉइस होता है। सेकंड नंबर पर स्प्लीन डिफिशियंसी के बारे में। स्प्लीन इज द सोर्स ऑफ की। स्प्लीन हम सभी जानते हैं फूड की स्प्लीन के द्वारा बनाया जाता है, और इसकी कमी होने, यह दूसरे नंबर पर आता है। इसकी कमी होने पर हमें अगर इसकी कमी पर हमें ट्रीटमेंट देने के लिए थेरेपिस्ट को ध्यान जाना चाहिए। स्प्लीन की डिफिशियंसी के मुख्य लक्षण है नो एपेटाइट, भूख नहीं लगना, लूज स्टूल, क्योंकि स्प्लीन हर एक चीज को होल्ड करके रखता है। ऐसे में अगर उसकी होल्डिंग पावर की कमी हो जाएगी, उसमें डिफिशियंसी हो जाएगी, तो वह होल्ड नहीं कर पाएगा ढंग से, लूज स्टूल होगा। एब्डोमिनल डिस्टेंशन आफ्टर ईटिंग, खाने के बाद पेट में गड़बड़ी होना, पेट में भारीपन लगना। तीसरे नंबर पर है किडनी आर द सोर्स ऑफ ओरिजिनल की। हम सभी जानते हैं ओरिजिनल की का सोर्स किडनी ही होता है हमारे में। ऐसे में जब किडनी की डिफिशियंसी होगी तो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगा और यूरोजेनाइटल ऑर्गन्स लीक की शिकायत हो जाएगी, जिसकी वजह से ल्यूकोरिया, पेशाब न रोक पाना आदि इस तरह के रोग होंगे। फिर हार्ट गवर्न ब्लड, हार्ट ब्लड को गवर्न करता है, सभी जानते हैं। और ऐसे में अगर हार्ट में डिफिशियंसी हो जाएगी तो इसकी वजह से रक्त संचार, ब्लड सर्कुलेशन सही ढंग से नहीं होगा, और इसका मुख्य इसमें जो सिम्टम नजर आएंगे वो है पल्पिटेशन, हृदय का धड़कन का बढ़ना। पेरिकार्डियम हम जानते हैं हार्ट की कवरिंग होती है, वो हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। और पेरिकार्डियम मेरिडियन इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रेन मेरिडियन। पेरिकार्डियम मेरिडियन को ही हम ब्रेन मेरिडियन भी कहते हैं। तो कभी अगर ब्रेन मेरिडियन की बात आए तो हमें समझना चाहिए कि पेरिकार्डियम मेरिडियन के बारे में चर्चा किया जा रहा है। ऐसे में जब पेरिकार्डियम की डिफिशियंसी होगी तो क्या लक्षण नजर आएंगे? मस्तिष्क में, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि यह ब्रेन से रिलेटेड है, मस्तिष्क में रक्त का संचार का घट जाना, और हॉलोनेस एंड एक इन द हेड में दर्द होना, पेन होना या हल्कापन लगना। उसके बाद लो ब्लड प्रेशर, जैसे पेरिकार्डियम की डिफिशियंसी होगी तो लो ब्लड प्रेशर मरीज में लक्षण दिखेंगे। इसके बाद हमारे पास एक चार्ट है जिसमें हर एक लीवर के बारे में तो हमने बताया वो डिफिशियंस नहीं होता है कि, लेकिन उसके अलावा जितने भी इसके ऑर्गन हैं, लंग्स, स्प्लीन, किडनी, हार्ट और पेरिकार्डियम, इन सभी की में जब डिफिशियंसी होती है की तो क्या क्या इनके मेन सिम्टम होते हैं वो बताया गया है। अदर सिम्टम्स के अलावा टंग का डायग्नोसिस बताया गया है, रीजन ऑफ डिफिशियंसी और उसके ट्रीटमेंट के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले इसमें आता है लंग्स की अगर डिफिशियंट होता है, जैसे हमने चर्चा की थी, ब्रेथलेसनेस होगा, वीक वॉइस होगा और कफ होगा। इसके अलावा इसमें अदर सिम्टम्स होंगे टाइटनेस, ब्राइट व्हाइट कम्प्लेक्शन, चेहरे का कलर बिल्कुल एकदम ये हो जाएगा, बिल्कुल व्हाइट हो जाएगा। एम्प्टी पल्स एम्प्टी हो जाएगा। डिसलाइकिंग कोल्ड, डे टाइम स्वेटिंग, डिसलाइकिंग टू स्पीक, बात करना नहीं चाहेगा। कैचेज कोल्ड फ्रिक्वेंटली, जल्दी जल्दी उसको सर्दी की शिकायत होगी और कफ की शिकायत होगी। और लंग्स की डिफिशियंसी के केस में जो टंग डायग्नोसिस अगर हम करते हैं, देखते हैं, तो उस मरीज के टंग के एरिया में 2 आरे क्रैक्स नजर आते हैं, 1 या 2 आरे क्रैक्स नजर आएंगे। इसमें रीजन ऑफ डिफिशियंसी और लंग्स की डिफिशियंसी के जो मेन रीजन होते हैं वह है, अगर माता पिता में कभी टीबी हुई हो तो संतान को भी लंग्स की डिफिशियंसी हो सकती है। तो कहने का मतलब, अगर बच्चे के जन्म से पहले माता पिता में किसी में भी अगर टीबी होता है तो ऐसे कंडीशन में लंग्स की डिफिशियंसी उस बच्चे में आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। इसके अलावा मेज पर झुककर अधिक समय तक काम करने के केस में लंग्स की डिफिशियंसी हो सकती है। बच्चों को अगर बहुत ज्यादा पढ़ाई करते हैं झुककर, या ऑफिस का वर्क हो, ऐसे कंडीशन में लंग्स की डिफिशियंसी होने के चांसेस ज्यादा हैं। सर्दी या फ्लू के लिए एंटीबायोटिक दवाई अगर हम बार बार लेते हैं, अगर किसी में लंग डिफिशियंसी है की तो ऐसे में बार बार उसमें बाहरी वेदर का, एटमॉस्फेयर का प्रभाव पड़ेगा, और ऐसे में अगर हम बार बार एंटीबायोटिक लेते हैं तो उसमें लंग्स की डिफिशियंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में हमने ये सारे सिम्टम्स देखे। अब ट्रीटमेंट क्या देंगे? LU7, LU9, CV6, CV12, UV13, ST30, इन सबों को हमको टोन करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर कहीं भी डिफिशियंसी की बात होती है तो उसको उस कंडीशन में हम प्रोटोकॉल को, जितने भी इसमें पॉइंट्स होते हैं उन सबको हम टोन करते हैं। तो इस ट्रीटमेंट में लंग्स की डिफिशियंसी के केस में इस सारे इन प्रोटोकॉल्स को हम टोन करेंगे। दूसरे नंबर पर है हमारे पास स्प्लीन की। इसमें मेन सिम्टम है नो एपेटाइट, हेवीनेस इन चेस्ट एंड एपिगैस्ट्रियम, चेस्ट और एपिगैस्ट्रियम में हेवीनेस लगेगा, लूज स्टूल और नोजिया,
क्योंकि ये की का सोर्स होता है। ऐसे कंडीशन में लूज स्टूल और नोजिया, अगर स्प्लीन की डिफिशियंसी होगी तो इसमें ये सिम्टम आएंगे। नेक्स्ट है अदर सिम्टम, टाइटनेस, सॉलो कंप्लेक्शन, कंप्लेक्शन उनका बिल्कुल सॉलो कंप्लेक्शन होगा। एब्डोमिनल डिस्टेंशन आफ्टर ईटिंग, हाथ पैर ये खाने के बाद पेट में अनइजीनेस लगना या फुला हुआ पेट लगना, हाथ पैर की कमजोरी। इसमें टंग डायग्नोसिस में हम देखेंगे स्प्लीन की डिफिशियंसी के केस में जीभ में छोटा आरा क्रैक आना अथवा जीभ के साइड में स्वेलिंग आ जाना। जीभ में छोटा आरा क्रैक आएगा या जीभ के साइड में स्वेलिंग आ जाएगी। ये स्वेलिंग पूरी जीभ के साइड में नहीं आती है, केवल जीभ के मध्य भाग में, मिडिल साइड में, मिडिल भाग से साइड में ही, मिडिल भाग के साइड में ही इसमें स्वेलिंग आती है। और इसके रीजन ऑफ डिफिशियंसी, स्प्लीन की डिफिशियंसी के रीजन है समय पर भोजन न करना। अगर हम सही समय पर भोजन नहीं करते हैं तो ऐसे केस में, या ज्यादा मानसिक श्रम करना, बहुत ज्यादा सोचना, ओवर थिंकिंग करना, ऐसे केस में कोल्ड और रॉ फूड खाना। हम जानते हैं कि कोल्डनेस और कोल्डनेस स्प्लीन को पसंद नहीं है, तो ऐसे केस में अगर कोल्ड और रॉ फूड ज्यादा हम ये करेंगे, कंजम्पशन करेंगे उनका, तो ऐसे केस में स्प्लीन की डिफिशियंसी के चांसेस है। यह स्टूडेंट और बिजनेसमैन को भी ज्यादातर होती है। जनरली स्टूडेंट जो लगातार पढ़ाई करते हैं या बिजनेसमैन, उनमें यह सारी प्रॉब्लम दिखाई, ये स्प्लीन की डिफिशियंसी होती है। नम मौसम या नम स्थान में रहने वाले लोगों में ज्यादा स्प्लीन की डिफिशियंसी होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि स्प्लीन को कोल्ड ज्यादा लाइक नहीं करता है। और ऐसे में जो हम प्रोटोकॉल देंगे वह है SP3, SP6, ST36, CV12, UV20, UV21, और इन सभी पॉइंट्स को हम टोन करेंगे। सारे पॉइंट्स हमारे टोन होंगे इसमें। उसके बाद है फिर हमारे पास है, अगला है किडनी की डिफिशियंसी के केस में जो मेन सिम्टम आएगा वो है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, वीकनेस इन बैक, पीछे साइड में बैक में वीकनेस लगेगा, लोअर बैक डिस्ट्रेस, लोअर बैक में भी डिस्ट्रेस होगा। उसके बाद है हमारे पास अदर सिम्टम्स, वीक स्टीम यूरिनेशन, ड्रिबलिंग आफ्टर यूरिनेशन, पेशाब के बाद बूंद बूंद पेशाब का टपकना, इनकंटिनेंस ऑफ यूरिनेशन, यूरिनेशन में कोई ये इनकंटिनेशन ऑफ यूरिनेशन, इन्यूरेसिस, यूरिनेशन एट नाइट, प्रीमेच्योर इजैक्यूएशन, स्पर्मेटोहेरिया, यूट्रस प्रोलैप्स, चूंकि किडनी से रिलेटेड है, यूट्रस प्रोलैप्स, क्रॉनिक वेजाइनल डिस्चार्ज, क्रॉनिक वेजाइनल डिस्चार्ज, और लीकिंग सिम्टम फ्रॉम द लोअर ऑफिसेस, हमारे लोअर एक्सट्रीमिटीज में जितने भी हमारे एक्सक्रीशन के जो ऑर्गन हैं उनमें लीकेज की शिकायत रहेगी। जब इसमें जो नॉर्मली क्या होता है, इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन है, तो रात में पेशाब हो जाएगा सोते समय, और रात में आपको बार बार जाना पड़ेगा, प्रीमेच्योर एजुकेशन होगा, तो मेल के केस में प्रीमेच्योर पहले ही मतलब आपको सेक्सुअल इंटरकोर्स में इजैकुलेशन हो जाएगा, स्पर्मेटोरियम मतलब स्पर्म जो है बनने की जो है वो घटेगी, और यूट्रस प्रोलैप्स होगा, यूट्रस प्रोलैप्स हो जाएगा, क्रॉनिक वेजिनल डिस्चार्ज हो जाएगा, बार बार डिस्चार्ज होगा, लीकिंग सिम्टम जितने भी हो गए लोअर एपिफिस के लीकिंग सिम्टम होंगे। और इसके बाद जो इसमें जो रीजन ऑफ डिफिशियंसी आएगा, किडनी की डिफिशियंसी के रीजन आएगा, इसमें है महिलाओं में ज्यादा बच्चे पैदा करना, अगर उसके बाद है एक्सेसिव सेक्सुअल एक्टिविटी, ये दोनों मेन रीजन हैं किडनी की डिफिशियंसी के। और इसमें जो प्रोटोकॉल हम लग देंगे, प्रोटोकॉल सबको हम टोन करेंगे, और इसमें आएगा K3, CV4, UV23, UV47, GB4, इन सबों को हम टोन करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है हार्ट की डिफिशियंसी। हार्ट की डिफिशियंसी जब पेशेंट में होती है तो इसमें जो मेन सिम्टम आते हैं वो है पल्पिटेशन, नेक्स्ट है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांसों का फूलना, उसके बाद है मिड लाइन क्रैक, इसमें टंग में आएगा, मिड लाइन क्रैक सिम्टम नजर आएगा। सेकंड है इसमें जो अदर सिम्टम्स है वो है टाइटनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ ऑन एक्सक्रेशन, एक्सेशन, जो अगर मेहनत थोड़ा करेंगे, चलेंगे, दौड़ेंगे, घूम देंगे, तो आपको अगर सांस आएगी, सांस रुकेगी, शॉर्टनेस होगी, फिर स्वेटिंग की शिकायत होगी इसमें अदर सिम्टम में। उसके बाद फिर इस टंग डायग्नोसिस में से नजर आएगा, जैसे कि अभी बताया था, मिड लाइन क्रैक ऑन टंग अप टू टिप विद द स्वेलिंग इन ईच साइड, टंग टिप से लेकर टंग में मिड लाइन क्रैक नजर आएगा दोनों साइड में।
उसके बाद है इसमें रीजन ऑफ डिफिशियंसी, हार्ट की डिफिशियंसी के रीजन आएगा। हम जानते हैं हार्ट ब्लड को गवर्न करता है, और ऐसे में जब हार्ट की डिफिशियंसी हो जाएगी तो इसमें जो हम रीजन होगा डिफिशियंसी का, शरीर में कहीं से भी ज्यादा रक्त का निकल जाना, कहीं भी ब्लड का डिस्चार्ज होना हार्ट की डिफिशियंसी की वजह होती है। उसके बाद है सैडनेस के कारण हार्ट की डिफिशियंट हो जाता है। हम जानते हैं कि हार्ट का जो मेन नेचर होता है वह हैप्पीनेस होता है, ऐसे में जब अगर सैडनेस होगा तो उसमें भी हार्ट की डिफिशियंसी का ये भी एक कारण होता है। इसके अलावा हम इसमें जो हम ट्रीटमेंट देंगे प्रोटोकॉल में आएगा H5, P6, CV6, CV17, UV15, इन सबों को हम टोन करेंगे। और इसके अलावा हम इसके जो ऑर्गन सोर्स पॉइंट है LU9, इस पर मटर को भी हम यूज कर सकते हैं। हार्ट की डिफिशियंसी के केस में मटर दाना को भी हम इसमें ट्रीट कर सकते हैं। फिर हमारे पास अगला है, हमारे पास पेरिकार्डियम की डिफिशियंसी अगर होती है तो उसमें जो मेन सिम्टम होता है वह हेडेक, हेवीनेस और हॉलोनेस इन हेड में हेवीनेस रहेगा। और इसके बाद है अदर सिम्टम, कमजोरी लगना, सर में रक्त की कमी हो जाना, लो ब्लड प्रेशर, चक्कर आना या थकान लगना, और छाती में भारीपन लगना। और जैसे लो बीपी की अगर किसी में शिकायत होती है तब ऐसे में हम पेरिकार्डियम डिफिशियंसी का ट्रीटमेंट देकर उसका इलाज कर सकते हैं। और इसमें टंग डायग्नोसिस में इसका कोई सिम्टम नहीं दिया है। इसके अलावा इसमें जो रीजन ऑफ डिफिशियंसी है वो रीजन है शरीर में रक्त का घट जाना अथवा रक्तचाप का, शरीर में रक्त घट जाना या ब्लड फ्लो का घट जाना, शर्करा का, शुगर का घट जाना, जिसमें कि हाइपोग्लाइसीमिया होने की वजह से भी पेरिकार्डियम की डिफिशियंसी हो जाती है, जिसमें शर्करा शुगर लेवल कम हो जाता है। इसके प्रोटोकॉल है P6, GB25, GB26, लीवर 2, लीवर 3, K3, K7, SP4 या SP6 में से दोनों में से कोई एक, या GB41, इन सबों को हम टोन करेंगे। तो ऐसे में हमने देखा 5 हमारे जो ऑर्गन है, इन सब के बारे में अगर की डिफिशियंसी होती है तो क्या रीजन है और क्या हम ट्रीटमेंट देंगे। फिर इसके बाद है हमारे पास की से रिलेटेड है की जब, जैसे कि हमने अभी शुरू में बताया था कि डिफिशियंसी ऑफ की, सिंकिंग ऑफ की, इसमें एक हमारे पास दूसरा नंबर पर आता है सिंकिंग ऑफ की। जब की डिफिशियंसी बहुत ज्यादा हो जाती है, एक तो डिफिशियंसी में ही कम हो जाता है, लेकिन अगर ये डिफिशियंसी बहुत ज्यादा घट जाती है, कमी बहुत ज्यादा हो जाती है, तो ऐसे कंडीशन में इसे फेडिंग या सिंकिंग ऑफ की कहते हैं। वह बहुत ज्यादा, जैसे कि हमने अभी चार्ट के माध्यम से भी देखा था कि डिफिशियंसी के बाद और भी घट जाने के केस में सिंकिंग हो जाता है, की के और भी घट जाने के केस में। सिंकिंग की में की को टोन भी करते हैं तथा साथ साथ इसको रेज भी करते हैं, क्योंकि हमने डिफिशियंसी में ही टोन किया था, लेकिन यह सिंकिंग उससे भी ज्यादा उससे भी कम कंडीशन हो जाता है की का। तो ऐसे कंडीशन में हम टोन के साथ साथ इसको रेज भी करते हैं, की को हम रेज भी करते हैं। शरीर के विभिन्न भागों में की को रेज करने के लिए स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं, उन पर हमें उपचार या मोक्सा देना चाहिए, मोक्सा देते हैं। जैसे कि GB21 की को, GB21 हम जानते हैं कि हमारे ये की का ऊर्जा का सागर है, और इस की को रेज करने के लिए, सिंकिंग ऑफ की के कंडीशन में की को रेज करने के लिए हम GB21 पर को रेज करते हैं, GB21 को टोन करेंगे, इस पॉइंट को हम रेज करते हैं। इस बिंदु पर मोक्षा भी किया जाता है। और इसके बाद और ऐसे में अगर इन पॉइंट को की को रेज करने के लिए करते हैं, इसमें जो पॉइंट्स हमारे पास आते हैं वह है CV4, CV6, CV12, ST25, GB1 एंड UV35, इन सभी पॉइंट को हम टोन करेंगे। और सिंकिंग ऑफ की के लक्षण जो हमें सिम्टम नजर आते हैं वह है टाइडनेस, मेंटल डिप्रेशन आएगा, प्रोलैप्स ऑफ वेरियस ऑर्गन इन द बॉडी, हमारे बॉडी में बहुत सारे मतलब एक साथ वेरियस ऑर्गन का प्रोलैप्स करना, प्रोलैप्स ऑफ स्टमक, प्रोलैप्स ऑफ एनस, प्रोलैप्स ऑफ वेजाइना, प्रोलैप्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, प्रोलैप्स ऑफ इंटेस्टाइन, बियरिंग डाउन सेंसेशन, ऐसा लगता है कि सारा शरीर नीचे की तरफ लटक रहा हो, हेमोराइड इन पाइल्स का कंडीशन हो जाए, या वेरिकोज वेन्स हो जाए, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो जाए, अर्जेंसी ऑफ यूरिनेशन, पेशाब रोकने में उन्हें परेशानी आती हो। तो ये हम सभी देख रहे हैं, हम तब से देख रहे हैं कि प्रोलैप्स करने का मतलब वो इतना एनर्जी इतनी कम हो गई है डिफिशियंसी के बाद, वो इतनी ये हो गई है कि किसी भी ऑर्गन को या उसके फंक्शन को वो सही ढंग से होल्ड नहीं कर पा रही है। ऐसे कंडीशन में हर एक ऑर्गन का इसमें जो सिम्टम नजर आएंगे, हर एक ऑर्गन के प्रोलैप्स का सिम्टम हमें नजर आएगा। सिंकिंग दो प्रकार से हो सकती है, या ऐसे कह सकते हैं कि 2 ऑर्गन में हो सकती है। सिंकिंग ऑफ ये स्प्लीन की सिंकिंग या किडनी की सिंकिंग।
दोनों को ही हम देखते हैं कि यह की का मेन सोर्स है। जैसे कि अपने स्प्लीन होल्ड करके रखता है, किडनी नीचे से ऊपर की ओर की को भेजती है, और ऐसे में अगर किडनी या स्प्लीन की सिंकिंग का केस आ जाएगा तो स्प्लीन की सिंकिंग के केस में इसमें आएगा, स्प्लीन की पहले डिफिशियंट रहने लगेगी, एकाएक जैसे कि बताया सिंकिंग नहीं होगा, पहले डिफिशियंट होगा, काफी समय तक लगातार डिफिशियंट रहने के बाद स्प्लीन की सिंक कर जाती है। अगर स्प्लीन की डिफिशियंसी के केस में उसको हम सही ट्रीटमेंट नहीं देते हैं तो वह धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वह सिंकिंग की तरफ जाएगी, और ऐसे केस में फिर ये सारे सिम्टम्स नजर आएंगे। निम्नलिखित में से एक का या एक से अधिक लक्षण प्रकट होते हैं, जो अभी हमने ऊपर चर्चा की थी। ये सारे अगर इस स्प्लीन की सिंकिंग होगा तो इसमें ये सारे सिम्टम्स नजर आएंगे। फिर है सिम्टम और स्प्लीन की सिंकिंग के केस में सिम्टम्स आएंगे वो जैसे कि अभी हमने बताया था, प्रोलैप्स ऑफ एनस, क्योंकि हम सभी जानते हैं स्प्लीन सारे ऑर्गन को होल्ड करने का काम करता है। प्रोलैप्स ऑफ एन, ऐसे में जब स्प्लीन में ही सिंकिंग हो जाएगी की तो नेचुरली वह प्रोलैप्स, ये सारे सिम्टम नजर आएंगे। प्रोलैप्स ऑफ एनस, प्रोलैप्स ऑफ वेजाइना, प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस, बियरिंग डाउन सेंसेशन और इन ऑर्गन ऑफ एब्डोमेन, पेट के सभी अंगों का नीचे की तरफ लटकना हमें ऐसा फील होगा। वीक पल्सेस, हेमोराइड, बवासीर, वेरिकोज वेन या फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, या जो प्रतिदिन अधिक देर तक खड़े रहकर काम करते हैं। स्प्लीन की सिंकिंग की प्रोबेबिलिटी उन लोगों में ज्यादा होती है जो कि अधिक देर तक खड़े होकर काम करते हैं, ऐसे लोगों में ये सारी प्रॉब्लम आती है। और स्प्लीन की सिंकिंग के जो प्रोटोकॉल है उसमें है SP3, SP6, ST21, ST36, CV1, CV6, CV12, UV20, UV21, GB1 एंड GB20। इन सभी पॉइंट्स को हम टोन करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है किडनी की सिंकिंग। किडनी यांग पहले इस ऐसे कंडीशन में, जैसे कि हमने स्प्लीन में बताया था कि पहले डिफिशिएंट होगा की, उसके बाद सिंकिंग होगी, तो ऐसे में किडनी की सिंकिंग के बारे में हम, किडनी यांग पहले डिफिशिएंट रहेगा, काफी समय तक जब डिफिशिएंट रहने के बाद किडनी की सिंक करने लगेगी। जब उसका हम ट्रीटमेंट समझ सही उसके सिम्टम समझ कर नहीं ट्रीटमेंट देंगे तब उसमें किडनी की सिंक कर जाएगा, और ऐसे में धीरे धीरे एक एक करके ये लक्षण प्रकट होते हैं। किडनी की सिंकिंग को हम दो भागों में बांटे हैं। पहला है यूरिनरी सिम्टम और दूसरा है सेक्सुअल सिम्टम। इसमें से एक या दोनों में लीक करने लगते हैं। इनमें से एक या दोनों लीक करने लगते हैं, पेशाब अपने आप निकलने लगता है अथवा वीर्य अपने आप बिना स्वप्न के भी निकल आता है। पेशाब या वीर्य को नहीं रोक पाने की क्षमता इसमें घट जाती है और अधिकांश लक्षण लोअर बार्बर में ही प्रकट होते हैं। ये जो अभी हमने देखा किडनी की सिंक करने की वजह से जो प्रॉब्लम आती है वह जनरली हमें लोअर बार्बर में ही प्रकट मतलब नजर आते हैं। यूरिनरी सिम्टम, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, किडनी की सिंकिंग के कारण जो यूरिनरी सिम्टम आएगा वह है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, एक्सेस यूरिनेशन, अत्यधिक पेशाब होना, वीक स्ट्रीम यूरिनेशन या इनकंटिनेंस ऑफ यूरिनेशन, पेशाब को रोक नहीं पाना। जब पेशेंट पेशाब नहीं रोक पाता है तो ऐसे केस में किडनी की सिंकिंग के बारे में हम सोचेंगे। इन्यूरेसिस, सोए में अगर किसी को पेशाब निकल आता है। फिर है ड्रिबलिंग आफ्टर यूरिनेशन, पेशाब करने के बाद बूंद बूंद कर पेशाब का होना। यूरिनेशन एट नाइट, रात में बार बार अगर पेशाब जाता है। ये कंडीशन जनरली हम बुजुर्गों में देखते हैं अधिक उम्र के, जिनमें की किडनी की सिंकिंग हो जाती है या किडनी की डिफिशियंसी के केस में वह पेशाब नहीं रोक पाते हैं और बार बार उन्हें पेशाब के लिए यूरिनेशन के लिए जाना होता है। नेक्स्ट हमारे पास है सेक्सुअल सिम्टम। इसमें मेल का और फीमेल का दोनों का अलग अलग है। इसमें मेल में है नेक्टोरनल इमिशंस विदाउट ड्रीम, बिना स्वप्न के विस्खलित हो जाना, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, शीघ्र पतन या स्पर्मेटोहरिया, शीघ्र नवीर स्खलनता। और फीमेल में जो हमें सिम्टम नजर आएगा वह है यूट्रस प्रोलैप्स, ल्यूकोरिया या क्रोनिक वेजाइनल डिस्चार्ज। ल्यूकोरिया और क्रोनिक वेजाइनल डिस्चार्ज ये दोनों ये फीमेल में स्प्लीन की सिंकिंग के केस में नजर आएगा। फिर इसके बाद हमारे पास है कि अगर रात्रि में यिन की अधिकता होती है, क्योंकि नाइट में यिन और डे में यांग अधिक होता है, पर जब रात्रि में यांग की सिंक करने लगती है तो रोगी को बार बार पेशाब लगता है, वो बार बार पेशाब के लिए जाता है। किडनी की सिंक करने का मूल कारण अत्यधिक मैथुन होता है, महिलाओं में ज्यादा बच्चे पैदा करना होता है। ऐसे में किडनी की सिंक कर जाती है। इन दोनों कंडीशन में किडनी की सिंक कर जाती है और इसके लिए हम ट्रीटमेंट देंगे K3, UV23, UV47, जिंगॉन एक्सटेंशन एक्स्ट्रा पॉइंट है,
CV4 एंड GB4, इन सबों को हम टोन करेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है वाटर रिटेंशन ड्यू टू किडनी यांग डिफिशियंसी। किडनी यांग डिफिशियंसी की वजह से ही हमने देखा था किडनी सिंकिंग के केस होते हैं। ऐसे में जब जब लंबी अवधि तक शरीर में नमी या रुकावट हो, नमी हो या रुकावट हो, किडनी का काम होता है वो किडनी अपने थ्रू फिर यूबी के यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू शरीर से बाहर जितने भी एक्सेस वाटर होते हैं उसको मूत्र के रूप में निकालता है। ऐसे में जब अगर अधिक समय तक शरीर में नमी का या रुकावट हो जाता है अथवा ठंडी तासीर या कच्चा भोजन लगातार अगर कोई पेशेंट खा रहा है तो ऐसे में हार्ट यांग डिफिशियंसी होने के लगातार रहता है। अगर ठंडा हम ये खाते हैं तो हार्ट का काम, हार्ट को जैसे ही वो हीट प्रदान करता है, फायर एलिमेंट का है, तो ऐसे में वो हार्ट डिफिशियंट रहने लगेगा अगर ठंडी तासीर का हम भोजन खाएंगे। उसके बाद इससे हार्ट, लंग्स, स्प्लीन, ये सभी किडनी सभी एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो जब हार्ट यांग डिफिशियंसी होगी तो लंग्स की भी डिफिशियंट, इसकी वजह से हार्ट लंग्स की भी डिफिशियंस होगा। एक्सटर्नल कोड का अक्सर आक्रमण होते रहेगा। अगर लंग्स की डिफिशियंट होगा तो एक्सटर्नल कोड का आक्रमण होगा, और साथ ही साथ किडनी यांग डिफिशियंसी के कारण पेशाब पूरी मात्रा में नहीं निकल पाएगा और जल की रुकावट हो जाएगी, जिससे कि पेशेंट के बॉडी में सूजन की शिकायत हो जाएगी। इसमें हमने देखा 3 इंटरनल ऑर्गन प्रभावित हो रहे हैं, जिसमें किडनी, हार्ट और लंग, क्योंकि हम जानते हैं सारे ऑर्गन हमारे इंटरकनेक्टेड हैं, एक का इफेक्ट दूसरे पर आता है। और जब किडनी प्रभावित होती है तो ये लक्षण हमें नजर आते हैं, जैसे पैर एवं टखनों में सूजन। किडनी सिंकिंग के केस में पैर, टखनों में सूजन आएगा, पैर और पीठ में ठंड लगना, पेट में तनाव, कमर के नीचे दर्द होना, पेशाब की मात्रा घट जाना, क्योंकि पेशाब बार बार करने में सक्षम नहीं है, जिससे कि पेशाब की मात्रा घट जाना। और जब हार्ट अगर प्रभावित होता है तो ये लक्षण होता है पल्पिटेशन, ब्रेथलेसनेस, कोल्ड हैंड और हार्ट में पानी आ जाना, ओडिमा इन हार्ट में पानी का जमा हो जाना। इसके बाद जब अगर फेफड़ा, लंग्स अगर इफेक्टेड होता है तब हमें सिम्टम नजर आता है पतला बलगम निकलना, खांसी होना, अस्थमा होना, काम करने पर सांस, थोड़ा भी काम करने पर सांस का फूल जाना, प्लूरिसी और टीबी, फेफड़ों में पानी भर जाना। फेफड़े का कैंसर जो ये होता है, टीबी होता है, ऐसे में फेफड़े में पानी भर जाता है या टीबी हो जाना। और इसमें जो हम किडनी, अगर सिर्फ किडनी इन्वॉल्व है तो ऐसे में हम प्रोटोकॉल देंगे, उसमें है SP6, SP9, ST28। इन सबको इसके साथ साथ SP6, SP9, ST28 को हम सेडेट करेंगे, और इसके बाद CV9, UB20, UB22, UB23 और इसके बाद CV9, इन सबको हम टोन करेंगे। इफ हार्ट इज ऑल्सो इन्वॉल्व, अगर इसके साथ साथ हार्ट भी इन्वॉल्व है तो ऐसे केस में इस प्रोटोकॉल के साथ साथ GB14, UB15 को हम टोन करेंगे। एंड अगर लंग्स इसके साथ इन्वॉल्व है, लंग्स भी इसमें किडनी के साथ साथ हार्ट, लंग्स इन्वॉल्व है, तो लंबा प्रोटोकॉल होगा। और ऐसे में हम प्रोटोकॉल में इसमें LU7, UB13 और GB12, इन सबको भी साथ साथ एक साथ टोन करेंगे। फिर हमारे पास अगला पॉइंट है एम्प्टी हार्ट राइजिंग ड्यू टू किडनी इन डिफिशियंसी। अगर किडनी इन डिफिशियंस होता है तो ऐसे में एम्प्टी हीट राइज होगा। यिन की डिफिशियंसी, ये हीट बढ़ नहीं रहा है, लेकिन चूंकि यिन डिफिशियंट है, ऐसे कंडीशन में एम्प्टी हीट का उसमें सिम्टम आएगा। और इसमें ये जो होता है, इसका कारण होता है अत्यधिक चिंता के कारण किडनी इन डिफिशियंट हो जाता है। अगर कोई पेशेंट लगातार बहुत चिंता कर रहा हो तो किडनी इनडिफिशियंट रहने लग जाएगा, उसके बाद उसमें एम्प्टी हीट राइज कर जाएगा। और इसमें निम्नलिखित लक्षण प्रकट होंगे: ब्लड इन यूरिन, पेशाब में रक्त का आ जाना, नाइट स्वेटिंग, आफ्टरनून फीवर, दोपहर के समय में ज्वर का आ जाना, फिर रात में कई बार उठना, प्रातः बहुत जल्दी, सुबह बहुत जल्दी नींद का खुल जाना, लो ग्रेड फीवर, रेस्टलेसनेस। इन सारे सिम्टम में जो हम उनको प्रोटोकॉल देंगे वो है K2, K3, K6, K9, K10, H5, LU7, LU10, SP6, CV4, इन सारे पॉइंट्स को हम टोन करेंगे। फिर थर्ड नंबर पर है हमारे सिंकिंग के बाद थर्ड नंबर पर है कोलैप्स ऑफ की। सिंकिंग पहले डिफिशियंसी, फिर सिंकिंग, उसके बाद है कोलैप्स, एकाएक एनर्जी का या की का एकाएक गिर जाना। ऐसे में जब किसी ऑर्गन में की 50% हो, की घट करके 50% हो या इससे भी कम हो जाए, तो ऐसे में वो उसमें की कोलैप्स का कंडीशन बनता है। इसमें इमरजेंसी की तरह सारे सिम्टम्स नजर आते हैं। रोगी बेहोश हो सकता है,
इसमें सबसे पहले रोगी को इतना अधिक पसीना आता है कि उसके पसीना को रोकना चाहिए। अगर पसीना न रुके तो रक्त की कमी भी हो जाती है। अगर पसीना अगर नहीं रोक पाते हैं तो उसमें ब्लड की भी कमी हो जाएगी और डिफेंसिव की भी कमी हो जाएगी, जो हमारे बॉडी को प्रोटेक्शन देता है। ऐसे में उस की भी डिफेंसिव की भी कमी हो जाएगी। और यह कोलैप्स दो तरह के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं या 2 ऑर्गन में जनरली होते हैं। इसमें हर्ट यांग कोलैप्स और दूसरा है लार्ज इंटेस्टाइन कोलैप्स, की कोलैप्स। हर्ट यांग की कोलैप्स में है हर्ट यांग डिफिशियंसी अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, हर्ट यांग डिफिशियंसी अगर हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो हर्ट यांग कोलैप्स कर जाता है। इसमें ऑक्सीजन की कमी मरीज को हो जाती है, पेशेंट का होठ नीला पड़ जाता है, बहुत जोरों का बहुत ज्यादा पसीना आने लगता है। पसीना आने की कभी कभी रोगी कोमा में, इतना अधिक पसीना आता है कि कभी कभी उसमें ब्लड की कमी हो जाने की वजह से पेशेंट कोमा में भी जा सकता है। हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, धड़कन बढ़ जाता है और उसकी जीभ छोटी हो जाती है। रोगी इतनी छोटी हो जाती है कि अगर हम उसको जीभ निकालने कहेंगे तो वह जीभ ढंग से निकाल कर भी नहीं दिखा पाएगा। किडनी यांग की सीवियर कमी के कारण, किडनी यांग की सीवियर कमी के कारण हर्ट यांग कोलैप्स होता है। अगर किडनी यांग बहुत ज्यादा सीवियरली अगर कम है तो ऐसे में हर्ट यांग कोलैप्स कर जाता है। और इसमें जो हम ट्रीटमेंट देंगे वह है P6, CV4, CV6, CV8, GB4, ST36, UV15, UV23, GB14, GB20, इन सबों में इन सारे पॉइंट्स को हम टोन करेंगे। फिर दूसरा है हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन की कोलैप्स। लार्ज इंटेस्टाइन में जब की कोलैप्स करता है ऐसे में क्या क्या सिम्टम होते हैं? स्प्लीन, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, यानी पूरे जो हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जिसमें स्प्लीन, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जिसमें स्प्लीन, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन आता है, जब इन सबों में एक साथ की सिंकिंग हो जाती है, उसके बाद इन सबों का असर जब लार्ज इंटेस्टाइन पर आता है, इन सबों में स्प्लीन, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन की में जब सिंकिंग होती है, इन सबों का असर एक साथ लार्ज इंटेस्टाइन की सिंकिंग के साथ लार्ज इंटेस्टाइन की सिंकिंग में आता है, तो ऐसे कंडीशन में लार्ज इंटेस्टाइन में की का कोलैप्स हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में गुदा का बाहर निकल आना, बाबासीर हो जाना, पाइल्स हो जाना, रोगी को पुराना डायरिया हो जाना, रोगी में डायरिया का हो जाना। शौच के बाद अगर वो जाता है, शौच के बाद जब वो बाहर आता है तो बहुत ज्यादा उसको थकान हो जाता है, क्योंकि ऐसे लार्ज इंटेस्टाइन में की का कोलैप्स हो गया है। हाथ पैर ठंडे लगते हैं, भूख बंद हो जाती है, रोगी अगर गर्म पेय पीना चाहता है और रोगी के पेट का मतलब अपने पेट का मालिश करवाना चाहता है। लार्ज इंटेस्टाइन की कोलैप्स में बड़ी आंत में ऊर्जा कोलैप्स, जैसा कि हम देखते हैं कि कोलैप्स हो जाने मतलब अत्यधिक की घट जाती है। इसके कारण ही अगर वो शौच के बाद उसको बहुत अधिक कमजोरी लगता है। और इसमें प्रोटोकॉल हम देंगे SP3, ST25, ST36, CV6, GB20, UB20, UB21, इन सभी पॉइंट्स को हमें टोन करना है। फिर 4th नंबर पर है स्टेग्नेशन ऑफ की रुकावट। अभी तक हमने कोलैप्स देखा था, उसके बाद है स्टेग्नेशन, जब की रुक जाती है, की रुकने की वजह से जो पेशेंट में बीमारी होता है, तो इसको हम देखते हैं। जब की अपने मार्ग में कहीं पर किसी बाधा की वजह से अवरुद्ध हो जाए, रुक जाए, ना ऊपर जाए ना नीचे जाए, कहीं एक जगह स्टेग्नेशन हो जाए, तो ऐसे में जो ये होता है इसको बोलेंगे स्टेग्नेशन ऑफ की। इसके सिम्टम्स होते हैं डिस्टेंशन ऑफ हाइपोकॉन्ड्रियम, पसलियों के बीच तनाव हो जाता है, डिस्टेंशन ऑफ एपिगैस्ट्रियम, डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन, पेट में अफारा, पेट में तनाव हो जाता है, गैस की वजह से अफारा लगता है, पेट के नीचे के भाग में हाइपोगैस्ट्रियम में डिस्टेंशन होता है, पेन दैट मूव्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक ऐसा दर्द जो कि एक जगह से दूसरे जगह मूव करता है, यह की स्टेग्नेशन की वजह से ही होता है। तो एब्डोमिनल मासेस दैट अपीयर एंड डिसअपीयर, पेट की मांस में गांठ का बन जाना, और जो कभी दिखता हो गांठ दिखता हो और कभी नहीं दिखता हो। ऐसे में फिर दूसरा है सिम्टम है मानसिक अवसाद, मेंटल डिप्रेशन, ग्लूमिंग फीलिंग, निराशाजनक सोच, डिप्रेशन की वजह से उसमें निराशाजनक सोच होगा, मूड स्विंग, इसमें बहुत ज्यादा मूड स्विंग होगा। तो ऐसे केस में उसमें क्या होता है, स्टेग्नेशन ऑफ की वजह से ही ये सारे सिम्टम नजर आते हैं। स्टेग्नेशन ऑफ की हमारे इन ऑर्गन में ज्यादा नजर आते हैं। इसमें है स्टेग्नेशन ऑफ लीवर की में अगर स्टेग्नेशन होता है तो यह 5 तरह का होता है। मुख्य रूप से लीवर की स्टेग्नेशन छाती के नीचे हाइपोकॉन्ड्रियम में तनाव एवं दर्द के रूप में प्रकट होता है। हाइपोकॉन्ड्रियम में तनाव हो या दर्द हो, छाती के नीचे के पोर्शन में तनाव दर्द हो,
तो ऐसे कंडीशन में लीवर की स्टेग्नेशन के रूप में दिखता है। कभी कभी लीवर की छाती में स्टेग्नेट हो जाती है, स्टेग्नेंट हो जाती है, लीवर की जो छाती में ही रुक जाती है। रोगी के छाती में भारीपन लगने लगता है और ऐसे में रोगी टसकना, सिंगिंग करता रहता है, धीरे धीरे टसकता मतलब धीरे धीरे बोलना। सर टसकना मीन्स धीरे धीरे बोलना होता है। हाँ वही, अरे हाँ ऐसे बोलता रहता है, हाँ कराहना कराहना। हाँ, कराता कराता है, वही तो सकता है। तो लीवर की का स्टेग्नेशन डायफ्राम में होता है तो पेशेंट को हिचकी आने लगती है। अभी हमने देखा जब लीवर की स्टेग्नेट हो जाता है छाती के में, तो वैसे रोगी टसकता है, कराता है, और अगर यह स्टेग्नेशन लीवर की का हो जाता है डायफ्राम में तो पेशेंट को हिचकी आती है। लीवर की स्टेग्नेशन होने पर निम्नलिखित इमोशन नजर आते हैं। इसमें डिप्रेशन, मेलेनकोलिया, उदासी होना, मूड का स्विंग होना। फिर है जब लीवर की स्टेग्नेट कर स्टमक पर आक्रमण करती है, स्टमक पर आक्रमण होता है तो रोगी में यह सारे सिम्टम नजर आते हैं। नोजिया, वोमिटिंग, नो एपेटाइट, बेल्चिंग या एपिगैस्ट्रिक पेन। जब लीवर की स्टेग्नेट होकर इंटेस्टाइन पर आक्रमण करती है तो रोगी में निम्नलिखित प्रॉब्लम नजर आते हैं। पेट में गुड़गुड़ाहट का होना, बॉरी गम्स। जब लीवर की स्टेग्नेट कर स्प्लीन पर आक्रमण करती है तो रोगी को पतले दस्त लगने लगते हैं। लीवर की स्टेग्नेट कर जब गले में अवरुद्ध हो जाती है तो गले में गांठ होकर गला अवरुद्ध हो जाता है, रोगी ढंग से बोल नहीं पाता है, रोगी को निगलने में असुविधा होती है। रोगी की मानसिक स्थिति ठीक होने पर गले का अवरोध अपने आप ठीक हो जाता है। जब उसका मेंटल स्टेटस ठीक हो जाता है तो अपने आप जो गले में अवरोध, किसी चीज को निगलने में दिक्कत होता है, उसके लिए बिना ट्रीटमेंट के भी वह ठीक हो जाता है। मानसिक स्थिति अगर ठीक नहीं होता है तो वह अवरुद्ध या स्टेग्नेशन बना ही रहता है। रोगी अपने को दुखी तथा मानसिक रूप से घायल मानता है। लीवर की स्टेग्नेशन कर जब कंसेप्शनल लीवर की स्टेग्नेशन जब कंसेप्शनल वेसल या चोंगमो पर आक्रमण करता है तो इसमें ये सारे चोंगमो वेसल जो एक्स्ट्रा हमारे पास वेसल्स हैं तो उन पर जब आक्रमण करता है लीवर की स्टेग्नेशन तो ऐसे ये सारे कंडीशन सिम्टम्स नजर आते हैं। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम PMS, पेनफुल पीरियड, पेन इन ब्रेस्ट बिफोर पीरियड, इरेगुलर पीरियड का आना। और ट्रीटमेंट में इन सारे जितने भी हमने 5 कंडीशन को हमने अभी डिस्कस किया है, ऐसे में हम इन सबों में ये प्रोटोकॉल लगाएंगे। P6, लीवर 3, लीवर 13, लीवर 14, GB34 और TW6, इन सबको हम स्टेग्नेशन के केस में सेलेक्ट करेंगे। तो इन सारे पॉइंट्स को हम सेलेक्ट करेंगे और ये सारे पॉइंट हमारे इसके साथ साथ इन सारे सिम्टम के साथ साथ माइग्रेन के लिए के ट्रीटमेंट के लिए भी ये पॉइंट ये जो प्रोटोकॉल है बहुत ही अच्छा प्रोटोकॉल है। फिर जब स्मॉल इंटेस्टाइन में की का स्टेग्नेशन होता है तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, लीवर की स्टेग्नेट कर जब स्मॉल इंटेस्टाइन पर आक्रमण करती है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में भी की का स्टेग्नेशन होकर ये सारे सिम्टम्स नजर आते हैं। इसमें तलपेट में दर्द का होना जो पीछे तक चला जाए, पेल्विक एरिया में जो दर्द होता है वो पीछे तक चला जाए। फिर पेट में गुड़गुड़ाहट का होना, नीचे से दुर्गंधित अधोवायु का निकलना, अंडकोश में दर्द होना। तो इसमें हम जो ट्रीटमेंट देंगे वह है लीवर 3, लीवर 13, GB34, ST27, ST29, ST39 और SP6, इन सारे पॉइंट्स को हम सेडेट करेंगे। फिर जब स्मॉल इंटेस्टाइन की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा तो ऐसे में स्मॉल इंटेस्टाइन में की का ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो इसमें हम जब स्मॉल ऑब्स्ट्रक्ट कर देती है, रोक लगा देती है, तो ऐसे में हमें होता है एपेंडिसाइटिस का एक्यूट पेन होने लगता है। जब लीवर की स्टेग्नेट होकर के स्मॉल इंटेस्टाइन में रोक कर देती है, उसकी वजह से लीवर की स्टेग्नेशन की वजह से स्मॉल SI में रोक हो जाता है, रोक वाले सिम्टम आ जाते हैं, तो ऐसे में एपेंडिसाइटिस का एक्यूट पेन होने लगता है। तो ऐसे में हम इसमें जो ट्रीटमेंट देंगे वह है पहले लार्ज इंटेस्टाइन का पहला भाग अपेंडिक्स जो हमारे बॉडी में सिचुएटेड होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन का पहला भाग है। और ऐसे में जो हम उसमें अपेंडिक्स का जो पेन होता है उसमें जो हम ट्रीटमेंट देंगे वह है ST25, ST39, CV6, GB34, लीवर 3, SP6, इन सारे पॉइंट को एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, इन सारे पॉइंट्स को हम सजेस्ट करेंगे। ये सारे अपेंडिक्स के पेन के लिए ये प्रोटोकॉल है। फिर कॉन्ट्रावेक्शन 5th नंबर पर कोलैप्स के स्टेग्नेशन के बाद की के रुकावट का
डिसहार्मनी का जो 5वां नंबर पॉइंट है वह है कॉन्ट्रावेक्शन ऑफ की का मार्गोल्लंघन, या ना तो ऊपर जा रही है ना, या मतलब एक रास्ते में कि ऐसे कंडीशन कॉन्ट्रावेक्शन के कंडीशन में कि अपने किसी भी निर्धारित मार्ग पे नहीं जा रही है, या कभी ऊपर कभी नीचे, इस तरह से मतलब उसके कोई निश्चित मार्ग नहीं है, जबकि सामान्य ऊर्जा प्रवाह पथ छोड़कर गलत दिशा में प्रवाहित होती है, तो की का मार्गोल्लंघन जो उसका मेन जिस रूट पर जाना है, जिस मेरिडियन में जिस पॉइंट के थ्रू जाना है वहां नहीं जाकर अपने उसके अपोजिट जाती है, तो ऐसे में कॉन्ट्रावेक्शन होता है। की का इसको कॉन्ट्रावेक्शन को समझने के लिए हम अब एक चार्ट की सहायता से इस कॉन्ट्रावेक्शन को समझते हैं। जैसे अभी तक हमने डिफिशियंसी के केस में चार्ट की सहायता ली थी, ऐसे में हम देखते हैं कॉन्ट्रावेक्शन, की का कॉन्ट्रावेक्शन। इसका ऑर्गन जब इसमें स्टमक की का कॉन्ट्रावेक्शन हो जाएगा, तो ऐसे में क्या होता है, ऊपर से नीचे की ओर जाती है स्टमक में। ऐसे में सामान्य दिशा जो ये स्टमक में की का जो सामान्य दिशा है, की के फ्लो का सामान्य दिशा ऊपर से नीचे जाना होता है, लेकिन ऐसे कंडीशन में वो क्या करते हैं, नीचे से ऊपर की कॉन्ट्रावेक्शन की कंडीशन में नीचे से ऊपर की तरफ जाती है। स्टमक में की का जो मेन फ्लो है वो ऊपर से नीचे की ओर आता है, लेकिन कॉन्ट्रावेक्शन के केस में वह नीचे से ऊपर की ओर जाता है। और इसमें जो हमें लक्षण सिम्टम नजर आएंगे वह है डकार, हिचकी, मिचली या वमन, बेल्चिंग या मतलब वोमिटिंग का कंडीशन आता है। और इसमें हम ट्रीटमेंट देते हैं P6, SP4, CV10, CV13, ST36, इन सभी पॉइंट को हम सेडेट करेंगे। फिर हमारे पास दूसरा ऑर्गन है स्प्लीन, जिसमें की का जो इसमें नेचर है वह नीचे से ऊपर की ओर जाता है, अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। लेकिन कॉन्ट्रावेक्शन के केस में अगर स्प्लीन में कॉन्ट्रावेक्शन होता है, तो ऐसे में वह नीचे से ऊपर नहीं जाकर ऊपर से नीचे की ओर आती है, डाउनवार्डेड, या नीचे से ऊपर की ओर जाने पर कमजोर, वीक अपवार्डेड। अगर नीचे से ऊपर भी जाती भी है, जो अपना उसका नेचर है, ऐसे में लेकिन काफी वीक कंडीशन में वो नीचे से ऊपर की तरफ जाती है। और इसमें जो लक्षण हमें नजर आता है वह है पतला दस्त, बवासीर, अंगों का स्थान से प्रोलैप्स हो जाना या वेरिकोज वेन। इसमें जो हम प्रोटोकॉल देंगे वह है GB20, GB1, CV6, CV12, SP3, SP6, SP9, UB20, UB21, ST36, ST21। इन सभी पॉइंट को हम टोन करेंगे। फिर हमारे पास अगला पॉइंट है हमारे पास लंग्स में अगर की का कॉन्ट्रावेक्शन होता है, तो इसका देखते हैं मेन जो इसका फ्लो का है डायरेक्शन वह है डाउनवर्ड, ऊपर से नीचे की तरफ। लंग्स की को ऊपर से नीचे की तरफ भेजता है, लेकिन कॉन्ट्रावेक्शन के केस में होगा नीचे से ऊपर की तरफ की जाएगा, जिससे कि पेशेंट में जो सिम्टम नजर आएगा वह है बाबासीर, वेरिकोज वेन, पेशाब का नहीं सॉरी लंग्स की वजह से जो हमें सिम्टम नजर आएगा वह है खांसी, सांस रोकना, सांस छोड़ने में परेशानी के साथ साथ खांसी का होना, कफ या अस्थमा का होना। और ऐसे कंडीशन में हम जो प्रोटोकॉल देंगे वह है UB1, UB5, UB7, UB10, UB11। इन सबों को हम सेडेट करेंगे कुछ पॉइंट को, और उसके बाद CV17, CV22, UB13, ST40, इन सभी पॉइंट को हम सेडेट करेंगे। सिर्फ एक CV12 है, इस पॉइंट को हम इस प्रोटोकॉल में CV12 को हम टोन करेंगे। फिर है हमारे पास हार्ट, अगला ऑर्गन है हार्ट में जो की का जो नेचर है वह ऊपर से नीचे की तरफ आता है। किडनी, सॉरी सर, इसमें ऊपर नीचे, हाँ। फिर है किडनी में की का जो मेन जो नेचर है वह डाउनवार्डेड है, नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ जाती है। लेकिन जब कॉन्ट्रावेक्शन होता है तो ऐसे कंडीशन में वह ऊपर से नीचे की तरफ आती है। ऊपर से नीचे नॉर्मल है, ऊपर से नीचे नॉर्मल है, ऊपर से नीचे। सर इसमें आपने ठीक कराया, करेक्शन कराया था। गलत है तो गलत ऐसा ना, आप वो ट्रीटाइज 16 पढ़िए, ऊपर से नीचे फंक्शन का फंक्शन है, ऊपर से नीचे की ओर जाएगी। हाँ ये है, ऊपर से नीचे, ओके हाँ। जब वो गुर्दे में होगा तो नीचे से ऊपर की ओर अपवर्ड मूवमेंट, ठीक है, वो सही है, इसमें सही लिखा हुआ है। करेक्ट किया था, मैं ठीक कर लेती हूँ। हाँ एक बार ठीक करिए, वो ट्रीटाइज 16 पढ़िए, आप जिसको पढ़ना हो ट्रीटाइज 16। ठीक है। फिर ऐसे कंडीशन में जो सिम्टम नजर आएगा किडनी की कॉन्ट्रावेक्शन की वजह से, जो सिम्टम नजर आएगा वह है सांस लेने में परेशानी पर खांसी का नहीं आना,
सर यही है ना पॉइंट कि मैं हाँ। देख रही हूँ। अस्थमा विद इनहेलिंग, इनहेलिंग हाँ ठीक है, अस्थमा विथ इनहेलिंग डिफिकल्टीज। और इसमें प्रोटोकॉल है K3, K6, K7, LU7, ST36, UB23, GB4, GB12, CV6, CV17, K25। इन सभी पॉइंट को हम टोन करेंगे। इसके बाद हमारे पास ऑर्गन है हार्ट। हार्ट में जो की का जो नॉर्मल ये है फ्लो है वह है ऊपर से नीचे की तरफ आता है, डाउनवर्ड। और जब कॉन्ट्रावेक्शन के केस में इसमें नीचे से ऊपर की तरफ की का फ्लो हो जाएगा। और ऐसे कंडीशन में हमारे पास जो सिम्टम आएगा वह है मानसिक बेचैनी, अनिद्रा या डिप्रेशन। और इसमें हम प्रोटोकॉल देंगे वह है H7, H8, H9, CV17। इन सबों को हम सेडेट करेंगे। इसके साथ साथ SP6 और K6 को हम टोन करेंगे। फिर है हमारे पास अगला ऑर्गन है लीवर। लीवर में हम जानते हैं कि इसमें की का जो मेन नेचर है नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, अपवार्डेड है इसमें। लेकिन जब कॉन्ट्रावेक्शन होगा तो इसमें ऊपर की ओर से वेग जाने लगेगा, ऊपर की ओर तेजी से एक्सेसिव अपवार्ड जाने लगेगा। नीचे से ऊपर की ओर नहीं जा करके ऊपर की ओर जब जाता है तो वह एक्सेसिव जाने लगता है। आगे चलकर मतलब हॉरिजेंटली चल करके इसमें स्टमक पर वह अटैक कर देता है। फिर हॉरिजेंटली चल करके वह लीवर की जब कॉन्ट्रावेक्शन होता है तो ऐसे कंडीशन में कि हॉरिजेंटली चल करके स्प्लीन पर अटैक कर देता है। फिर हॉरिजेंटली चल करके वो छोटी आंत या बड़ी आंत पर भी आक्रमण करता है। और ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर, मतलब इसका कोई एक एरिया नहीं रहता है, हॉरिजेंटली चलकर भी और ऊपर से नीचे की ओर चलकर या कॉन्ट्रावेक्शन के केस में लीवर की अपना फंक्शन करती है। और इसमें जो हमें ये सिम्टम नजर आता है वह है सर दर्द, चक्कर का आना, हेडेक या इरिटेशन या वर्टिगो। और इसमें हमारे पास प्रोटोकॉल है लीवर 3, TW5। इन TW5 इसके अलावा GB6, GB8, GB9, GB20, GB38 और GB43। इन सबों को इसके साथ साथ हम इसके साथ SP6 और K3 यदि मैं सर सॉरी शुरू करूं सर? हाँ, लीवर की हाँ इसमें हमने सिम्टम देखा था सर दर्द, सर दर्द या वर्टिगो। इसके अलावा है बेल्चिंग, नोजिया, वोमिटिंग। इसके साथ साथ डायरिया भी होता है। इसमें कॉन्ट्रावेक्शन के केस में ड्राई स्टूल भी हो जाएगा। और उसके बाद बर्निंग इन यूरिनेशन, यूरिनेशन में भी जलन की शिकायत होगी। अगर नीचे जाएगी वो यूबी में तो यूबी बर्निंग होगी। अगर सब बिल्कुल अटैक करेगी LI में तो वहाँ ड्राई स्टूल हो जाएगा। अगर स्टूल में करे डायरिया हो जाएगी। और अगर आप स्टमक करेंगे तो बेल्चिंग, नॉजिया, वोमिटिंग हो जाएगी। और अगर उधर बगल में ऊपर कर जाएगी तो हेडेक में, हार्ट में ऊपर हेडेक, इरिटेशन, वर्टिगो हो जाएगा। ठीक है सर। तो ऐसे कंडीशन में सबका अलग अलग प्रोटोकॉल है। इसमें अगर सर दर्द या हेडेक या इरिटेशन हो, मतलब हार्ट पर अगर वो अटैक करता है तो ऐसे में लीवर 3, लीवर 5 ये तो कर दिया था सर। हाँ, डकार, मिचली या वमन अगर होता है, स्टमक पे अगर अटैक करता है तो लीवर 13, लीवर 14, गॉल ब्लैडर 34। इन सबको हम इस पॉइंट को हम सेडेट करेंगे। और CV10, CV13, ST36, UB21 इन पॉइंट को हम टोन करेंगे। और अगर लीवर की कॉन्ट्रावेक्शन का अटैक अगर एस्प्रिन पर होता है जिसमें कि पतले दस्त की शिकायत होती है तो ऐसे में हम जो प्रोटोकॉल देंगे वह है लीवर 3, लीवर 13, लीवर 14, गॉल ब्लैडर 34। इसको हम सेलेक्ट करेंगे इन पॉइंट्स को। इसके साथ साथ ST36, SP6, CV6, CV12 ये सभी पॉइंट को हम टोन करेंगे। और कॉन्ट्रावेक्शन ऑफ की लीवर की कॉन्ट्रावेक्शन की वजह से अगर LISI पर अटैक होता है जिसकी वजह से मल सूख जाता है तो ऐसे में हम जो प्रोटोकॉल देंगे वह है ST36, SP6, K6, CV4 सारे पॉइंट्स को हम टोन करेंगे।
अगर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ की लिवर की वजह से यूरिनरी ब्लैडर पर इफेक्ट होता है तो उसमें पेशाब में जलन होता है। ऐसे कंडीशन में हम लिवर 2, लिवर 4, CV2, CV3, CV4 इस पॉइंट को हम सेडेट करेंगे और SP6, SP9, K3, K6, UB22 और UB28 इस पॉइंट को हम टोन करेंगे। इसके बाद अब हम देखते हैं अगर बड़ी आंत पर, लार्ज इंटेस्टाइन पर कॉन्ट्रैक्शन का की कॉन्ट्रैक्शन का क्या असर होता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में जो की का जो नेचुरल नेचर है वो नीचे से ऊपर की ओर जाता है, अपवर्ड है। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ की वजह से लार्ज इंटेस्टाइन में नीचे से ऊपर की ओर जाने से कमजोरी हो जाती है, की नीचे से ऊपर की ओर जाता है जिससे कि वीकनेस हो जाता है, वीकनेस ऑफ अपवर्ड की शिकायत हो जाती है। ऐसे में जो लक्षण सिम्टम नजर आते हैं वह है लगातार पतले दस्त का होना, गुदा का अपने स्थान से प्रोलैप्स कर जाना, एनएस का प्रोलैप्स करना, बवासीर होना, शौच के बाद, स्टूल के बाद थकावट का होना, क्रॉनिक डायरिया का हो जाना, फिर एनएस प्रोलैप्स, पाइल्स, टाइटनेस या आफ्टर डिफिकेशन। और इसमें जो हम ये देंगे, प्रोटोकॉल देंगे वह है SP3, ST25, ST36, UB20, UB21, CV6, CV1, GB21 एंड GB1 इन सबों को हम टोन करेंगे। और इसमें है स्प्लीन एंड स्टमक में ऊर्जा के पतन के कारण लार्ज इंटेस्टाइन में ऊर्जा का पतन हो जाता है। तो अभी तक हमने ये देखा स्प्लीन और स्टमक में अगर ऊर्जा की कमी होगी या कोलैप्स करेगा तो इसमें भी लार्ज इंटेस्टाइन में भी की का कोलैप्स हो जाता है। फिर है की रुकावट एवं ब्लड की रुकावट की तुलना। अगर हम ये देखते हैं जो मतलब अगर की ऊर्जा का और ब्लड का अगर हम देखते हैं, क्योंकि ब्लड पूरी तरह से की यिन नहीं है, उसमें उसका फंक्शन होता है वह यिन है। तो ऐसे कंडीशन में अगर की और ब्लड की रुकावट का अगर हम देखते हैं, स्टेटिस या स्टेगनेशन का अगर हम तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो ये सारे हमें लक्षण नजर आते हैं। ये बताना जरूरी इसलिए भी है कि हमारा अगला चैप्टर ब्लड ही है। तो इसमें जो लक्षण नजर आएगा, सिम्टम आएगा फेस में होता है की रुकावट की वजह से अनचेंज होता है। अगर की रुकावट होता है तो फेस पे उसका जो इफेक्ट आता है वह अनचेंज होता है। लेकिन अगर ब्लड में रुकावट हो जाता है, ब्लड की स्टेटिस हो जाती है, तो ऐसे में चेहरा का कलर काला या नीला हो जाता है। फिर जीभ को अगर हम देखते हैं, हर एक ऑर्गन में अगर हम देखते हैं, जीभ में अगर देखते हैं तो की रुकावट के कारण तो सामान्य रंग या थोड़ा सा बैगनी होता है, नॉर्मल कलर होता है या स्लाइटली पर्पल होगा। लेकिन ऐसे अगर ब्लड का स्टेटिस हो जाता है तो उसमें टंग का जो कलर होता है वह है बैगनी रंग का तथा बैगनी धब्बा युक्त होता है, उसमें पैचेज स्पॉट्स होते हैं। फिर स्किन में अगर की का ये स्टेग्नेशन होता है तो कोई भी चेंज नहीं आता है स्किन में। लेकिन इसके उलट अगर इसके अपोजिट अगर ब्लड का स्टेटिस हो जाता है तो स्किन में हमें बैगनी रंग के काले या बैगनी रंग के छाले या धब्बे हो जाते हैं। बहुत सारे पेशेंट में नीले रंग की धब्बे की शिकायत होती है, तो ऐसे में हमें समझना चाहिए कि ब्लड स्टेटिस की शिकायत है इसमें। या पर्पल, हाँ, इसके बाद फिर जब ये होता है की रुकावट की वजह से दर्द अगर होता है, दर्द में हम देखते हैं दर्द कम होता है, कम दर्द की रुकावट की वजह से बहुत ज़्यादा दर्द नहीं होता है। लेकिन अगर इसमें ब्लड के स्टेटिस की वजह से दर्द होता है तो बहुत ज़्यादा पेन होता है। अगर ब्लड स्टेटिस की वजह से दर्द हो तो काफ़ी होता है। फिर डिस्टेंशन अफरा ज़्यादा अफरा होता है, की रुकावट की वजह से ज़्यादा होता है, डिस्टेंशन होता है। और अगर ब्लड की स्टेटिस की वजह से अफरा होता है या डिस्टेंशन होता है तो वह कम होता है, उसमें लक्षण ज़्यादा नहीं आते हैं। फिर दर्द के स्थान में की रुकावट का असर होता है, स्थान बदलने वाला दर्द। अगर की के स्टेग्नेशन की वजह से कहीं किसी जगह पे दर्द होता है तो वह दर्द अपना जगह बदलते रहता है। लेकिन अगर ब्लड स्टेटिस की वजह से दर्द होता है तो दर्द एक जगह पर होते रहता है। तो ऐसे में अगर एंजाइना पेन या ऐसा कुछ होता है, अगर एक जगह होता है तो हम समझ सकते हैं कि यह ब्लड से या हार्ट से रिलेटेड है। लेकिन अगर वही दर्द अगर बदलता है, जगह बदलता है, तो वो हम समझ सकते हैं कि की के स्टेग्नेशन की वजह से होता है। फिर दर्द के प्रकार, अफरा का दर्द, डिस्टेंशन का दर्द होता है या फीलिंग ऑफ फुलनेस, की का अगर स्टेग्नेशन होता है तो ऐसे कंडीशन में हमें दर्द का जो सिम्टम नजर आता है वह डिस्टेंशन ऑफ डिस्टेंडिंग पेन होता है या भरे फीलिंग ऑफ फुलनेस, भरे पन होने का एहसास होता है। और ब्लड स्टेटिस के केस में छुरा भोंकने की तरह दर्द होता है, लगता है ऐसे किसी ने वहाँ स्टबिंग पेन हो जाता है या बोरिंग या स्टबिंग पेन होता है। फिर पेट में अगर गांठ बनता है
की के स्टेग्नेशन की वजह से, तो वह दिखाई देता है, कभी प्रकट होता है, कभी गायब हो जाता है, वह एक जैसा नहीं रहता है। लेकिन अगर ब्लड की डिफिशियंसी या स्टेटिस की वजह से दर्द ये होता है, गांठ बनता है, तो एक स्थान पर गांठ बन जाता है, वह फिक्स जगह पर ही गांठ बना रहता है। और अगर हम देखते हैं की के स्टेग्नेशन की वजह से अगर पल्स को हम डायग्नोस करते हैं, तो इसमें पल्स होता है स्लाइटली वाइली, थोड़ी तार की तरह बंधी हुई लगना, मतलब पतली तार की जैसी लगती है। लेकिन जब ब्लड की रुकावट की वजह से अगर हम पल्स का डायग्नोस करते हैं, तो ऐसे में हमें पल्स काफ़ी मजबूत, एक तरह से कठोर तो नहीं कहेंगे, लेकिन काफ़ी मजबूत हमें नज़र आता है, काफ़ी मतलब हमें फील होता है कि पल्स काफ़ी मजबूत है। तो इस तरह से हमने अभी अपना ये चैप्टर की डिसहार्मनी से रिलेटेड का ये चैप्टर देखा है, कंप्लीट किया है। इससे की से रिलेटेड जितने भी तरह की जो बीमारी होती है उसको हमने अभी हम डिस्कस किया है। सर इस तरह से ये चैप्टर फिनिश हो गया। बहुत बढ़िया, थैंक यू सिद्धार्थ, अच्छे से क्लियर। थैंक यू नीति। ठीक। तो हम लोग जो है खेमका सर के सपनों को पूरा करने के लिए खूब मेहनत करेंगे, खूब पढ़ेंगे, खूब पढ़ाएंगे, ज्ञान को बाहर बांटेंगे ताकि ज्ञान और फैले, और तब हम लोगों का सपना उनका पूरा हो। ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग अभी रिकॉर्डिंग को बंद करते हैं।